MALE means male and FEMALE male female। मेल एंड फीमेल का हम लोग मेल कराते हैं। मेल मतलब मेल मिलाप। जब दो लोगों का सही मेल मिलाप होता है तो एक स्वच्छ परिवार बनता है, एक सुंदर परिवार बनता है। आजकल के दौर में जो पारिवारिक कला है वो चाहे पैसे की वजह से हो या किसी आपसी चीज़ों से हो, वो इस युग में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हम लोग कोशिश करते हैं कि महिला को भी रंगबाज बनाया जाए, यानी उनको पढ़ाई और हुनर से लैस किया जाए, और जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, उनको भी पढ़ाई और हुनर से लैस किया जाए। जब दोनों ही लोग बराबरी से पढ़ते हैं या कोई काम करते हैं, व्यापार करते हैं या बिजनेस करते हैं या किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, तो जब वो लोग एक साथ आते हैं तो एक अच्छे परिवार का निर्माण होता है। जैसे कि एक डॉक्टर की शादी किसी ऐसी लड़की से हो जाए जो पढ़ी लिखी ही ना हो, तो उनको एडजस्ट करने में दिक्कत पैदा होती है। या किसी लड़की की शादी जो अच्छे पद पे है और उसकी शादी किसी किसान से हो जाए, लड़के से हो जाए, तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिगड़ जाती है, वो बन ही नहीं सकती। हम लोग रंगबाज सेना से एक प्रयास करते हैं कि दोनों का आत्मबल मजबूत हो, लेकिन जो गैप है उस गैप को हम लोग कम नहीं कर सकते। इसलिए हम एक सोशल मीडिया या किसी भी तरह से माध्यम बना करके लोगों को इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग अब जो स्वतंत्रता है उनको लोगों को लेने दीजिए। लड़कियों को भी स्वतंत्रता से निर्णय लेने दीजिए, लड़कों को भी स्वतंत्रता से निर्णय लेने दीजिए। वो ये फैसला, चूँकि जीवन उनको जीना है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए किस लड़के के साथ हमारा जीवन अच्छा कर सकता है, किसके साथ हम नहीं एडजस्ट कर सकते हैं। आप जो पुराने ज़माने में होता था कि बाप या माँ बाप या उनके रिश्तेदार अपनी मर्जी से शादी तय कर दिया करते थे, उसमें क्या होता था कि शादी होने के बाद अचानक वो दोनों एक दूसरे से मिलते थे, तब उनके बारे में वो जानते थे। कहीं ना कहीं ये परेशानियां पैदा होती थी, और आज धीरे 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 जो लोग लीग के फ़कीर हैं, जो परिवार वाले लीग के फ़कीर हैं, वो इसी धारा को आगे बढ़ा रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरी इज्जत बच जाए। कौन सी इज्जत की बात आप करते हो? क्या इज्जत की बात करते हो कि यही इसी से इज्जत आपकी बच जाएगी कि आपकी मर्जी से आपकी लड़की की शादी हो गई, या आपकी मर्जी से आपके लड़के की शादी हो गई? उनकी मर्जी कोई नहीं है। आज शिक्षा का युग हो गया। एक लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, एक लड़का बीटेक कर रहा है, एक लड़का MBA है किसी कंपनी में, तो उस लड़के को आप ज़बरदस्ती गांव की लड़की को थोप सकते हो क्या? या एक लड़कियां आजकल एक से एक बड़ी अच्छी पदों पे जा रही हैं, उस लड़की की शादी आप अपने किसी
बाबू महकमे के, जो सरकारी महकमे के बाबू या क्लर्क से कर सकते हो क्या वो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी? उसको बड़े बड़े शहरों में रहना, बड़ी बड़ी जगह जाना, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना है, तो क्या वो एक अधिकारी से या जो सरकारी अधिकारी के साथ एडजस्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इस दिशा में हम लोगों का काम विशेष रूप से ये चलता है कि आप लोगों को, परिवारों को समझाना, माँ बाप लोगों को समझाना कि स्वच्छंदता से उन लोगों को निर्णय लेने दीजिए और अपनी मर्जी की, आपके सहयोग से, आपके कंसर्ट से उनको शादी करने दीजिए। दूसरी बात जो अब लगती है कि जो जातिवाद की बेड़ियां टूट रही हैं, एक बच्चा बाहर पढ़ कर के अच्छी नौकरी कर रहा है, उसके साथ उसकी कुलीग भी सर्विस कर रही है, वो किसी भी जात की हो सकती है, किसी भी शहर की हो सकती है। ये देश बहुत बड़ा है, बेंगलोर है, बॉम्बे है, इधर का उड़ीसा है, भुवनेश्वर है, या कहीं के भी लड़की या लड़के दोनों जाकर के सब लोग साथ पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में साथ पढ़ते हैं, MBA करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं और टेक्निकल एजुकेशन हासिल करते हैं। वो लोग जब अपनी मर्जी से या अपनी सहमति से एक सहमति अदा करते हैं कि अगर मेरी इस लड़की के साथ जो मैं करता हूँ वही ये लड़की करती है, अगर उन लोगों का मैच बन जाता है तो उसमें आप लोग सहयोग कीजिए, ना कि उनको जबरदस्ती अपनी इज्जत की खातिर कि अरे यार हम तो फलाने जात के हैं, वो फलानी जात की है। जाति नहीं, योग्यता देखिए। हमारी रंगबाज सेना योग्यता आधारित बेस संगठन है। वो योग्यता को देख करके ही मेन चीज आगे योग्यता को ही लेती है। हम लोग अगर किसी भी काम को करते हैं तो दो ही चीजें उठाते हैं कि आप योग्य बनिए, आप हुनरमंद बनिए, आप हिम्मती बनिए। बाज की तरह, जैसे बाज होता है, एक लक्ष्य पर चल करके उसको हासिल करिए। इतनी सी बात है। हमारा तो एक ही है नारा, रंगबाज हो युवा हमारा, या युवा का मतलब युवतियां भी हमारी, दोनों लोग रंगबाज बने। कैसे रंगबाज बने? वो इन्हीं चीज़ों को देख करके, इन्हीं गुणों को हासिल करके वो रंगबाज बन सकती हैं। बाज से ये शिक्षा ले सकती हैं कि वो एक लक्ष्य देखता है, उसी लक्ष्य को हासिल करता है, इधर से उधर नहीं जाता है, दूसरी की तरफ ताकता भी नहीं है, उसका शिकार किया हुआ वो नहीं छीनता है, या वो दान नहीं लेता है, या वो मरा हुआ शिकार। कहने का अर्थ ये है कि वो दूसरे के बेस पे नहीं रहता, वो अपने दम पे दम दिखाकर ही काम करता है। ऐसा अपने जीवन में आप लाइए। और इसको मैं एक एनर्जेटिक शब्द, जिसको लोगों ने बदनाम कर दिया है, बदनाम ऐसे कर दिया है कि ये मुंह से निकला, ये शब्द लाहौर से निकला, पंजाब गया, पंजाब से निकला कलकत्ता गया, कलकत्ता पश्चिम बंगाल गया, पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश आया, उत्तर प्रदेश में फैला। सब जगह लोगों ने इसको गुंडा बदमाशी और दुनिया की गलत चीज़ों से जोड़ दिया। 6 साल से हम लगातार इस शब्द को बता रहे हैं। अभी हमने एक मिशन चलाया है कि इस शहर में अब गुंडई नहीं, रंगबाजी होगी। तो इसका अर्थ क्या है? यहाँ के युवा, यहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, जो नई जनरेशन है, उनको हम इस बात की शिक्षा देते हैं कि आप उन गुंडों से आकर्षित मत होइए, उन माफियों से आकर्षित मत होइए। अभी आपने बहुतों का माफियाओं का उदाहरण देखा होगा, जिनके घर खोद लिए गए, जिनके ऊपर बुलडोजर चल गए, जो जेल में चले गए, ऊपर चले गए। बहुत से लोग गलत काम करते हैं, पैरों में गोली मार दी जाती है, ठोक दिए जाते हैं, जेल पहुंचा दिए जाते हैं। ऐसी जगह जाने की कोशिश ही मत कीजिए जहां पर आपके आत्मसम्मान आपको बल पे ठेस पहुंचे। क्योंकि आपने बहुत गौर किया होगा कि ये जो जितने भी लोग हैं जीवन भर कटते हैं, डरते हैं। केवल किससे डरते हैं? पुलिस से डरते हैं।
और पुलिस इन्हीं को पकड़ती है। अब रंगबाज क्या होता है, वो एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, एक व्यापारी होता है, या इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, या नेता होता है, या विधायक होता है, या सभासद होता है, या प्रधान होता है। तो उसके लिए आप जब इन सब सार्वजनिक चीज़ों से जुड़ते हैं, आपके पास एजुकेशन होती है, तो उसी तरह से आप समाज में डीलिंग करते हो, समाज को उसी तरह से बनाने की कोशिश करते हो, खुद भी उसी तरह से बनने की कोशिश करते हो। आप गौर कीजिए कि शिक्षा और हुनर दोनों चीज़ें का नाम क्यों लेता हूँ मैं, क्योंकि काम भी बहुत है। आप खिलौना बनाना सीख लीजिए, आप बहुत कुछ ऊपर पहुँच जाएंगे। आप गाना सीख लीजिए, बहुत ऊपर पहुँच जाएंगे। आप डांस करना सीख लीजिए, बहुत ऊपर पहुँच जाएंगे। आप बोलना सीख लीजिए, आप बड़े नेता बन जाएंगे। आप पढ़ाई से करिए तो बड़े अधिकारी बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, बहुत कुछ बन सकते हैं। तो ये रंगबाजी में मजा है, क्योंकि यहाँ पर आप स्वच्छंद रूप से कॉलर ऊंचा करके इस समाज में रहते हैं और आपकी समाज इज्जत करता है। आपको सामाजिक प्राणी कहते हैं, गुंडे बदमाशों को सामाजिक प्राणी नहीं कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अब इस प्रदेश में, शहर नहीं पूरे प्रदेश में अब गुंडाई नहीं रंगबाजी चलेगी। इसका तात्पर्य यही है कि यहाँ का युवा इतना पढ़ा लिखा, इतना ज़्यादा योग्य, इतना ज़्यादा हिम्मत वाला होगा कि आपका की गलत चीज़ों का मुकाबला तो करेगा, क्योंकि डरते नहीं हैं हम। लेकिन हम छेड़ते भी नहीं हैं किसी को, किसी से लूटमार भी नहीं करते हैं, किसी का पैसा भी नहीं छीनते हैं, कोई साजिश भी नहीं रचते हैं। हम तो खुद खाते हैं और खुद कमाते हैं और इस देश के लिए, इस समाज के लिए जो हो सकता करते हैं। पहला सिद्धांत मैंने क्या कहा कि जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, मजबूत कैसे होगा, जब तक पैसा आपके पास नहीं आएगा। पैसा कैसे आता है, पैसा या तो व्यापार से आता है या नौकरी से आता है, दो ही चीजें हैं ज़्यादातर, या फिर छीनने से आता है। तो छीनने वाला ग्रुप तो अलग हो गया, जो अब लगभग इस प्रदेश से गायब हो रहा है। तो अब आपके पास योग्यता और हुनर दो के अलावा और तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। आपको इसी में चलना पड़ेगा। या हुनर से आप मत पढ़िए, आपने गाना सीख लिया, आपने कुछ ऐसा हुनर सीख लिया कि आप एक्टिंग करना सीख गए, आप अमिताभ बच्चन भी बन सकते हो। आप सचिन तेंदुलकर खेलना सीख गए तो सचिन तेंदुलकर बन सकते हो। आप डांस करना सीख गए तो कुछ और बन सकते हो, पीटी ऊषा बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। बहुत हजारों लाइनें हैं जिस दिशा में आप जा सकते हो, जहाँ पर कोई डर ही नहीं। रंगबाजी से घूमिए, रंगबाजी कीजिए। रंगबाजी क्या होती है, रंगबाजी का मतलब गुंडई नहीं है। गुंडा गर्दी, गुंडई ये शब्द अलग चीज हो गए। रंगबाजी का मतलब जो रंगबाज है वो रंगबाजी करता, इसे इसलिए रंगबाजी करता है, मौज मस्ती करता है। मौज मस्ती का मतलब परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ पिक्चर जाना, घूमना फिरना, ये वो सब करना। ये भी तो एक तरह से आपकी जो क्या कहते हैं इसको, घूमना फिरना जो होती है, ये चीज़ें करता है और कोई डर नहीं होता उसको। इसलिए आप लोग, हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा तो एक ही है काम, या इसको यूँ कह सकते हैं कि हम तो एक ही काम करते हैं, समाज में, समाज को रंगबाज बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप रंगबाज का तात्पर्य समझ गए, जो पुरानी सोच थी उसको बदलिए। मतलब कहने का है कि हम जो पुराने लोग थे उनसे ये युवा तो समझ जाता है, और बहुत सारे लोग जो नहीं समझते हैं उनको मैं समझाने की कोशिश लगातार 6 साल से सोशल मीडिया के माध्यम से और अपनी बुकलेट के माध्यम से, अपनी जो कुछ कार्यक्रम बहुत सारे करते रहते हैं। जैसे हम लोगों ने एजुकेशन पे काम किया, हम लोगों ने गुटखा मसाले पे काम किया, हम लोगों ने शराब पे काम किया, हम लोगों ने नेचर प्रकृति पे काम किया। बहुत सारे काम करके ये एक संदेश फैलाते हैं कि आप लोग रंगबाजी का मतलब सही समझिए।
अब एक प्रश्न आपसे पूछता हूं कि भगवान जो होते हैं सारी कलाओं में माहिर होते हैं, और जो सारी कलाओं में माहिर होता है वो भगवान कहलाता है। उसके बाद जो लोग मर गए और बहुत ऐसा काम देश के लिए कर गए जिनका नाम इतिहास में लिख गया, जैसे गांधी जी का लिख गया, अंबेडकर का लिखा, सरदार पटेल का लिखा, भगत सिंह का लिखा, बहुत सारे लोगों का जो स्वर्णाक्षरों में नाम लिख गया, वो महापुरुष कहलाते हैं। आज की डेट में बहुत सारे लोग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, उसने इतना अच्छा क्रिकेट खेला कि उसके आगे नाम भगवान लगा दिया गया। अमिताभ बच्चन कहाँ पहुंच गए, उनके आगे कुछ नहीं लगा। अब नेताओं का नाम ले लीजिए, जो टॉप पे हैं, मोदी जैसे टॉप पे हैं, या और बहुत सारे नेता हैं जो हम फिर राजनीति की तरफ लोग कहते हैं कि चले जाओगे, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो ये लोग होते हैं जो बहुत आज की डेट, क्योंकि हम लोग आज की डेट की ज़्यादा बात करते हैं, ना भूत की बात करते हैं ना भविष्य की बात करते हैं, वर्तमान में ही जो परिवर्तन ला सकते हैं उसी पे काम करते हैं। हम लोगों का एक विशेष काम है कि ना भूत की बात ना भविष्य की बात, लोग इतिहास की बातें लेके बैठ जाते हैं। हम कहते हैं भाई साहब हम हाथ जोड़ते हैं, भविष्य की बात लेके बैठ जाते हैं, इनकी बनेगी सरकार, उनकी बनेगी, हमने किसी की सरकार बने, हमारा तो एक ही काम है, वो काम हम कर रहे हैं और बाज की तरह से चल रहे हैं और एक ही लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को रंगबाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को इनर रंगबाजों में, मतलब युवाओं में ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं और उनको दबा कुचला, ये जो पिछड़ा शब्द है, इससे दूर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अपने बच्चे को आप ये कह दीजिए बेटा तुम तो पिछड़े हो, तुम तो मजदूर के बच्चे हो, मजदूरी रहोगे, तुम तो किसान के बच्चे हो, किसानी रहोगे, तुम तो बेटा कुछ कर नहीं पाओगे, गरीब हो, या तुम तो मजदूर हो, या जो भी है, ये डिमोलिजेशन जो दिमाग को कंप्रेस करता है, दिमाग को जो दबाता है, इसको हम लोग हटाना चाहते हैं। जातिवाद पे सख्त प्रहार करते हैं। जातिवाद से बिल्कुल मतलब नहीं है। धर्म में जो मजहब वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो उसमें भी रंगबाज मिल जाएंगे, मुसलमान है उसमें भी रंगबाज मिल जाएंगे, सरदारों में भी बहुत रंगबाज मिल जाएंगे, और भी जो मजहब के लोग हैं उसमें सब में रंगबाज हैं, और हम इन रंगबाजों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि हमारी जो विचारधारा है, उस विचारधारा में हम लोग इस चीज़ का प्रयास करते हैं कि आदमी के दिल से डर तो सबके दिमाग में है, डर एक जीवन की कमी है, ये हर आदमी के अंदर डर है। उसी डर से वो समाज से डरता है, उसी डर से वो बीवी से डरता है, उसी डर से अपने बच्चों से भी डरता है, बच्चे बाप से डरते हैं, भगवान से डरते हैं, दुनिया से ये चीज़ होती है। लेकिन दबना अलग चीज़ हो गई। डरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं डरना चाहिए कि किसी ने आपको डरा दिया कि अगर कल तक तुम ये पैसा नहीं दोगे तो फिर तुम्हारे साथ मैं ये कर दूंगा। अरे भाई कल देखा जाएगा, करोगे तो ठीक है। हम भी 10-20 रंगवा सेना के लोग बुलाते हैं भाई, इकट्ठा करते हैं, पंचायत करेंगे, तुमसे बात करेंगे, ऐसे मार दोगे क्या? तो दबने की, और हम लोग ये शोषित की बात नहीं करते। शोषित थे, किसी जमाने में दबते थे, किसी जमाने पे हरिजन थे, किसी जमाने में शूद्र लिखा करते थे। आज जो दलित हैं वो सबसे आगे हैं। हम तो ये कहते हैं कि दलितों ने अपने को संगठित करके आगे बढ़ा लिया है, और जो ब्राह्मण थे ये पहले से ही ऊपर थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा हाइट और नहीं बढ़ाई है, लेकिन ये वर्ग एक तरह से आसपास आ रहे हैं। आज हर वर्ग का आदमी हर वर्ग का काम कर रहा है, व्यापार कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है।
तो हर वर्ग हर काम में घुसपैठ कर रहा है। इसलिए किसी का आधिपत्य नहीं रह गया है, ना किसी का किसी में अधिकार रह गया कि अब हम यही करेंगे, तुम नहीं कर सकते, तुम ये करोगे हम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं। ज्वेलरी की दुकान भी कर रहे हैं लोग, और मिठाई की दुकान भी खोल रहे हैं, तो पढ़ाई भी कर रहे हैं। टीचर सारी जातियों को मिल जाएंगे आपको। तो ये जो बदलाव आ रहा है, इस बदलाव में आप भी बदलिए। बदलेंगे कैसे? आप अपनी सोच बदलिए। पुराने जमाने की चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। लड़कियों को, औरतों को, जो बच्चे होते थे उनकी जल्दी शादी कर देना, ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए, मेरी इज्जत पे सवाल आ जाए। अपनी इज्जत के लिए तुम दूसरों का क्या नाम है, दूसरे का त्याग कर दोगे, तब दूसरों को दबा दोगे। अपनी लड़की को तुम 14 साल में शादी कर दोगे, मेरी इज्जत बच जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी इज्जत आपके पास है, आपने पैदा जरूर किया है, लेकिन वो जीवन उनका है। आप भी अकेले आए थे, वो भी अकेले आई थी। अब उसको अपना जीवन जीने दीजिए, अपने तरीके से चलने दीजिए। हाँ, आप उसको सलाह दे सकते हैं, आप उसको रोक टोक सकते हैं, आप उसको कंसल्टेंसी दे सकते हैं, लेकिन आपको इंजीनियर बनना है, आपको IIT करना है, आपको डॉक्टरी करना है, ये तो सभी लोग सोचते हैं। आपको IAS बनना है, सब सोचते हैं, लेकिन वो गायक कहाँ चले जाएंगे? गायक कहाँ से पैदा होंगे? डांसर कहाँ से पैदा होंगे? खिलाड़ी कहाँ से पैदा होंगे? नेता कहाँ से पैदा होंगे? तो इस बात को ध्यान में रखिए। एक बात और ध्यान में रखिए, बहुत ज़रूरी, जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो सन 47 से जो राजनीति होती चली आ रही है, वो राजनीति का मूल आप समझो। अब समझो ये मूल क्या था, कि लोगों को डराना कि देखो बेटा, तुम हरिजन हो, तुमको दबाया गया है, तुम पिछड़े हो, तुमको दबाया गया है, तुम पिछड़े हो, तुम हरिजन हो, तुमको हम आरक्षण से उठा लेंगे, हमको वोट दो, हम ये काम करेंगे, तुमको ऊपर ले जाएंगे, तुमको ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे। तो ये जो भाव पैदा किया गया, वो आज भी भाव पैदा करने की कोशिश की जा रही, लेकिन जनता समझदार हो गई। शुक्र हो कि सबको मोबाइल मिल गया, या सबके धीरे धीरे नेट और वाईफाई की सुविधा मिलती जा रही है पूरे देश में। अब चर्चाएं होती हैं, लोग वीडियो देखते हैं, सच्चाई को समझते हैं, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, किसने क्या किया, क्या नहीं किया, सब चीज़ों की विश्लेषण होता है गांव गांव में जाकर के। लड़कों में होता है, बड़ों में होता है, सारी चीज़ों में होता है। तो अब जो वोट मांगने की एक लालसा थी, लालच था, जो दिखाया जाता था कि तुम गरीब हो, तुम ये हो, तुम वो हो, हमको वोट दे दो, हम तुम्हारे को फ्री ये दे देंगे, हम तुम्हारे को फ्री ये दे देंगे, हम तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा ये करते करते आज 75 साल हो गए। बदलाव धीरे धीरे आया, मैं नहीं कहता कि बदलाव नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे लोग आया, बदलाव आया। आज मैं टीवी पे देख रहा था कि ये चुनाव भ्रष्टाचार पे केंद्रित हो गया। ये भ्रष्टाचार क्या था? आप जनता थे और वो राजनेता थे। जितनी योजनाएं आती थी, अधिकारी से लेकर के नेता तक पैसा खाते थे। आपका काम सुलभ होता था, आप पैसा दे देते थे, क्योंकि आप जानते थे कि पैसा दो, काम कराओ। ये एक मानसिकता डेवलप हो गई थी। कहीं ना कहीं आज नीचे स्तर पे भ्रष्टाचार है। आज पुलिसिया डिपार्टमेंट में भी नीचे स्तर पे भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या होता है? हम अपने को बचाने के लिए, हम अपने को सेव करने के लिए पैसा देते हैं। उनको पैसा देते हैं, वो FIR में धाराएं कम कर देते हैं। हम उनको ये देते हैं पैसा, तो हमारे को बचाने के रास्ते बता देते हैं, तो हम सुविधा लेते हैं, सुविधा का पैसा देते हैं। अब जो है लोगों ने किसान खाते में पैसा डालना चालू कर दिया, किसानों के खाते में। तो मकान अगर आता है तो वो लेखपाल वो प्रधान कहता है कि इतना पैसा आप हमको दे दीजिए, तो हम आपको दे देंगे, लेकिन सारा पैसा कैश आपके पास चेक से आगे पड़ा हुआ है। आप चेक से निकाल के अगर उसको 10-20 हज़ार रुपये दे आते हो, तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जो भ्रष्टाचार खत्म करने के भी बाहर हैं, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। ऊपर लेवल पे जो काम भ्रष्टाचार के विरोध में हो रहा है, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए हो रहा है, बड़े बड़े कभी हमने कल मैं देख रहा था कि 4 करोड़ रुपया या कितना करोड़ रुपया एक ज्वेलर के यहाँ बरामद हुआ। कितने बार हमने टीवी में देखा, कितने बार देखा, हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़, फलाना करोड़। ये लोग ईडी वाले और सीबीआई वाले और ये लोग जो बरामद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पैसा तो सरकार के पास जा रहा है। और सरकार पैसा कहाँ खर्च करती है? सरकार तो ये विकास कार्यों में ही तो खर्च करती है पैसा। तो इससे देश आर्थिक मजबूती की तरफ बढ़ा। आज चौथी अर्थव्यवस्था है, कल तीसरी हो जाएगी। तो आपकी प्रॉब्लम कहाँ है? भ्रष्टाचार कम होने से लोगों को, अधिकारी जैसे मैं बैठा हूँ, अधिकारी मुझे मालूम है कि अब लोग पैसे देंगे नहीं, हर चीज़ कंप्यूटराइज है, तो हम अपना माइंड मेकअप कर लेंगे, हम भी अपने जो घूसखोरी का पैसे को कम करके अपना घर चलाने लगेंगे। तो धीरे धीरे सब चीज़ें मैनेज हो जाती है। हुआ ये कि जनता में एक मैसेज गया कोरोना के बाद से कि लोगों के पास पैसे कम हो गए, व्यापार नहीं चला, कर्जा हो गया, सारी चीज़ें हुई। तो उससे क्या हुआ कि अब लोगों को क्राइसिस खड़ी होगी। दूसरा, कैश खत्म हो गया। जो नई पॉलिसी आई उसमें ये कहा गया कि आप चेक से खूब काम करिए, नंबर 1 से चाहे जितना व्यापार कीजिए, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन कैश आपको जेब में नहीं रहने दिया जाएगा। ये ऐसा मैसेज मुझको लगता है और देख रहा हूँ कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, बैंकिंग सर्विस ऑनलाइन हो गई। आपका मोबाइल पैसा ये जाइए, चाय पीजिए, चाहे मसाला खाइए, चाहे वो तो कुछ खरीदिए, सब चीज़ ऑनलाइन पेमेंट है। सरकार के पास सारी चीज़ें पहुंच रही। तो सरकार ने अपना कब्जा किया। पैसा चूंकि 47 से 75 साल, 60 साल तक एक आदत बनी थी, उस आदत पे जब कंट्रोल हुआ तो वो कंट्रोल लोगों को खला, क्योंकि वो हैबिट नहीं थी, वो आदत नहीं थी। आदमी पैसा आता था, खर्च करता था, ये करता था, वो करता था, पूरी मौज मस्ती करता था। अब जब पैसा ही नहीं है तो बैंक से निकाल के आप करो चेक, इससे आप पैसा दो। तो व्यापार पे भी फर्क पड़ा, थोड़ा व्यापार गिरा तो व्यापार बढ़ा भी। आज जो है कार वाले जो लोग कुछ नहीं करते हैं तो कार की ओला में लगा करके कार चल रही है। मोटरसाइकिल वाले लड़के जो दिन भर घूमते थे, वो क्या नाम है, बहुत सारी कंपनियां जो खाना सप्लाई करने वाली, लोगों को ले जाने वाली, माल ढोने वाली, इन सब चीज़ों में काम हो रहा है। तो ये सब युवा कहाँ है? लग नहीं रहे क्या? ये सब रोजगार मिल रहा है लोगों को। तो ऐसा नहीं है, रोजगार का मतलब सरकारी सर्विस नहीं होता। जो एक मानसिकता लोग जोड़ते हैं कि सरकारी सर्विस ही बेरोजगारी कम कर सकती है या सरकारी सर्विस करने वाले ही रोजगार कहलाते हैं। अरे तो भाई, जितना धंधा हो रहा है, जितना कुछ हो रहा है, व्यापार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये क्या धंधा नहीं है? क्या रोजगार नहीं है? हम इसको भी रोजगार मानते हैं। इट मीन्स हमको शहर के अंदर लड़के बहुत सारे ऐसे नहीं होते कि सब पैदल चले जा रहे हैं, सब बेरोजगार हैं, इनके पास पैसा नहीं। जो कुछ करना चाह रहा है उसके लिए करने के लिए बहुत कुछ है। जो पढ़ना चाह रहा है उसके लिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत रास्ते हैं, बहुत कुछ है। तो एक मेंटेलिटी जो डेवलप है कि जो निगेटिविटी है फैलाने वालों की या निगेटिविटी सोचने वाली है, निगेटिव लोगों की है, वो निगेटिविटी ये है कि दूसरे की बुराई करो, कहीं ना कहीं कमी निकालो। क्योंकि हम कोई काम नहीं कर सकते तो मेरे सामने किसी ने काम बताया, अरे यार वो तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अबे यार उसने तो पैसा ये कर लिया था, वो कर लिया था, दुनिया की बुराई करेंगे। तो मैं आपको युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए या कोई हुनर हासिल करिए, कुछ भी करिए। करने के बाद एक लक्ष्य पे चलिए। आज यहाँ तो कल वहाँ, तो कल उसके यहाँ, तो कल वो काम, तो कल परसों वो काम, कोई काम नहीं कर पाएंगे, भटकते रह जाएंगे। आप सिंपल रूप से ये कहिए कि डिसाइड कर लीजिए, ना बाप की मानिए, ना माँ की मानिए, ना अपने रिश्तेदारों को मानिए। क्योंकि जब आप सबकी सुनते हैं तभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कॉन्फिडेंट रहिए
जैसे रंगबाज सेना आज से 6 साल पहले जब मैंने शुरू की थी तो मैंने बुलाया था, 100 लोग आए थे और रंगबाज शब्द का नाम सुन करके 75 भाग गए थे। या तो नाम बदल दो यार, ये तो बेकार है, ये तो बड़ा लोग कहते हैं, बड़ा ये करते हैं। मेरे अंदर आत्मबल था, कॉन्फिडेंस था कि ये शब्द सही है और मैं साबित करके दिखाऊंगा ये सही है। आज मैं इसी प्रयास में लगातार हूं कि इस शब्द को सही साबित करूं, इसकी ऊर्जा को आपको दिखाऊं। ये ऊर्जा 6 साल पहले अंदर मेरे गई थी, आज भी ये ऊर्जा मेरे अंदर है। रोज रात में मैं 2-3 घंटे लिखने की कोशिश करता हूँ। लोग कहते हैं बहुत लिखते हो यार, लगता है कि फर्जी, कितना लिखने की कोशिश करते हो, मत लिखा करो, एक आध पोस्ट लिखा करो, दुनिया की बातें। लेकिन ये ऊर्जा कहाँ ले जाएं? कुछ इकोनॉमिक का प्रभाव है कि जो व्यापार डाउन हुआ तो मेरा भी व्यापार डाउन हुआ। अब जो चीज़ें हैं, संगठन है या कुछ भी है, कुछ भी चीज़ें जो चलती हैं या तो सरकार के योगदान से एनजीओ चलती है, और हम लोग चूँकि इसमें हमारे अपने जो संगठन हैं इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता। हमको अपने बेस पे या तो भीख मांगे जाके सबसे कि भाई पैसा दे दीजिए और चलाना है और ये करिए, चंदा लेने वाला काम नहीं। तो खुद के पैसे से बचा करके ये संगठन को हम चला रहे हैं, और ये भी नहीं है कि हम यही काम कर रहे हैं। जो हमारा अपना काम पुराना था उस काम को करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, ताकि कहीं से धीरे धीरे करके पैसा आ जाए तो इसको मैं पूरे प्रदेश में फैला दूं। वैसे तो आज तक मैं कहता आया हूं और कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं कि ये संगठन हमारा पूरे देश में है। देश में कोई भी ज़्यादातर प्रदेश जो शहर हैं वहाँ से लोगों के फ़ोन आते हैं, हमारी बात होती है, लोग जुड़े हुए हैं, हमारी चीज़ों को लोग पढ़ते हैं और लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं, बहुत सारे लोग बुराई भी करते हैं। इसी तरह प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारा संगठन पहुँचा नहीं है। लेकिन एक बड़े स्तर पे पहुँचना, दोनों चीज़ों को पहुँचाने में पैसा लगता है और लोगों का साथ चाहिए होता है। तो लोग साथ में जुड़े तो हैं, लेकिन इंतजार में है कि ये आगे बढ़े तो फिर हम भी आगे बढ़ जाएं। तो वक्त आएगा, समय आएगा, हर चीज़ का समय आता है। बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां, जो एक सर्वश्रेष्ठ पार्टी चल रही है, जिसकी सरकार है, उसने भी कितने साल इंतजार किया। वो विचारधारा की पार्टी आज आकर के अपने पे आज कब्जा किया, तो फिर वो भी आगे बढ़ी। तो लंबा समय लगता है। अगर आप इसी तरह से मेरी बात को अगर सहमत हैं, मेरी बात से सहमत हैं और आप इस चीज़ को सही समझते हैं, तो आप हमारे को साथ देंगे। और मुझे आशा है कि आप इसमें कुछ ना कुछ लिखेंगे अपने। अगर आप कोई कमेंट लिखते हैं तो मैं हर कमेंट का हमेशा जवाब देता आया हूँ, आपको भी जवाब दूंगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे पूछिए, आप लिखिए। और जो भी पूछना हो, फ़ोन नंबर हम या फिर से बोल देते हैं इसमें 9335901745 9335901745। इस पे आप कॉल कीजिए, आपको आंसर मिलेगा, लगातार मिलेगा। आप जो भी पूछेंगे उसका आपको जवाब मिलेगा। आप भी कन्फ्यूजन दूर करिए। अगर हम कॉन्फिडेंट ना होते तो मैं इसके लिए आपको फ़ोन नंबर ना देता, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं, हम हर चीज़ की बात कर सकते हैं, हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप सिर्फ एक बात समझिए कि हम इस दबे हुए समाज को, मानसिक गुलाम समाज को रंगबाज बनाना चाहते हैं, मतलब मजबूत बनाना चाहते हैं, मजबूती की ओर ले जाना चाहते हैं। यही मेरी सोच है। अगर आप इससे सहमत नहीं, आप ये मानते हैं कि दबा हुआ आदमी भी आगे बढ़ सकता है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। उस दबे हुए आदमी को अपने अंदर वो हुनर, वो चीज़ें लानी पड़ेगी जो उसकी दिशा में उसको सफल कर सके, तब वो आगे बढ़ सकता है। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मछली
का व्यवसाय करने वाला आदमी जब देश का राष्ट्रपति बन सकता है और एक जगह एक पूर्वांचल से उत्तरांचल से भाग करके आने वाला मठ में रहने वाला लड़का योगी जो मुख्यमंत्री बन सकता है, तो आप भी सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि ब्रह्मांड ये है आपके पास है, ऊर्जा आपके पास है, ताकत आपके पास है। हम लोग तो बूस्टिंग करते हैं, बूस्ट कर रहे हैं आपको, आपके अंदर से हनुमान जी की तरह सीना फाड़ के आपको दिखा रहे हैं कि आपके अंदर भी ताकत है। तो आप अपने अंदर की ताकत को महसूस कीजिए और हमारी बातों पे गौर कीजिए, और इस समाज में पहले अपने को, फिर बार बार बताने के बाद लास्ट में अंतिम में बता रहा हूँ कि पहले आप अपने को मजबूत कीजिए। जब आप मजबूत हो जाओगे, मजबूत का मतलब आर्थिक मजबूत, स्वास्थ्य से मजबूती तो एक परमानेंट चैप्टर है ही है। फिर अगर आप मजबूत हो गए तो आपका परिवार मजबूत होगा आपसे ही। आप गरीब रहोगे तो वो भी बेचारा गरीब रहेगा, आप मजबूत हो गए तो वो भी मजबूत हो गया। जब दोनों लोग मजबूत हो जाओ तो समाज के काम में निकलो, समाज को मजबूत करो। जब समाज मजबूत हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश मजबूत हो जाएगा, जब प्रदेश मजबूत हो जाएगा आपका आसपास मजबूत हो जाएगा, आपका शहर मजबूत हो जाएगा, तो ये देश मजबूत हो जाएगा। तो देश को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आपको मजबूत होना जरूरी है। इसलिए आपको इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि हम और हमारा परिवार खुशहाल हो, और खुशहाल होने का तरीका यही है और कुछ नहीं है। इसलिए आपसे अंतिम रूप से मैं विदाई लेता हूं, और मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों को आप गौर फरमाएंगे, गौर करेंगे और अपने अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएंगे। यही अगर करेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी, अन्यथा तो मैं इस तरह की बातें बोलता ही रहूँगा और मिशन को आगे बढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद।